स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड चैप्टर में जो पिछली बार पढ़ाई हुई थी उसके आगे का। तो आगे दिया है तारों एवं ग्रहों में अंतर। तो थोड़ा सा इसका डिटेल हम बता दे रहे हैं, उसके बाद इसमें भी देख लीजिएगा कि सबसे पहली चीज़ जो है, तारे जो होते हैं उनको बोला गया है कि मतलब एक तो तारे वे होते हैं जैसे सन हो गया, और ग्रह क्या होते हैं, तारों के चक्कर काटते हैं। मतलब तारा स्टेबल रहेगा, अपनी जगह रुका रहता है, और ग्रह उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे सूरज, हम लोग बोलते हैं कि ये सूरज उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, पर ऐसा होता कहीं कुछ नहीं है। ग्रह है, पृथ्वी हो गई, जैसे सूरज के चारों चक्कर लगाती है और रोटेशन भी करती है, अपने अक्ष के परितः घूर्णन भी करती है, घूर्णन गति। तो जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन जो है या सूरज जो है वो पूरब से उग रहा, पश्चिम में जाके अस्त हो रहा, बट ऐसा कुछ रियल में नहीं होता। तो उसी में बताया गया है तारे खगोलीय पिंड हैं जो अत्यधिक गर्म होते हैं। गर्म मतलब इनमें खुद की रोशनी होती है, इनमें गर्माहट होती है। जो रात में हम बोलते हैं कि तारे, मतलब बहुत जगह होता है कि ठंडे शीतल हवा चल रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो तारे ठंडे नहीं होते, तारे बहुत गर्म होते हैं। जैसे सन क्या है, तारा ही है, बहुत गर्म है। तो वैसे ही बाकी के तारे भी बहुत गर्म होते हैं, बट होता क्या है कि सूरज हमसे बहुत पास में है, इसलिए उसकी हीट हम तक पहुंच पाती है। बाकी हैं, बाकियों में ये चीज़ नहीं होती, बाकी बहुत दूर है, इसलिए उनकी गर्माहट हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो आगे है ग्रह चट्टानों एवं खनिज से बने हुए हैं। उसके बाद तारे का ताप बहुत अधिक होता है, ग्रह का ताप बहुत अधिक नहीं होता है। जो तारे अर्थात सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। मतलब कोई ग्रह सूरज से कितनी दूर है, अगर हम अपने सौरमंडल की बात करें कि कितनी दूरी पे है ग्रह सूरज से, उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल इस तरह से समझिए कि मान लो कहीं आग जल रही है, तो जो आग जल रही है वो सूरज हो गया, और हम अपने आप को ग्रह समझ लो। अगर तुम आग के ज़्यादा पास होगे तो तुम्हें ज़्यादा गर्माहट लाएगी, तो तुम ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाओगे। और उसके बाद अगर दूर खड़े होगे तो तुम्हें कम गर्माहट फील होगी, यानी तुम्हारी बॉडी कम जल्दी मतलब नहीं गर्म होगी। या अपनी जगह कोई चीज़ रख के देख सकते हो कि ज़्यादा पास रखोगे तो जल्दी वो गर्म हो जाएगी, और दूर रखोगे तो देर में गर्म होगी, यानी कम हीट आएगी, कम ऊष्मा पहुँचेगी, कम तापमान होगा। तो वही चीज़ ग्रह के लिए भी बताया गया है कि दूरी पर निर्भर करता है कि सूरज और उस ग्रह के बीच में कितना डिस्टेंस है। इसके अलावा तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ये सीधी सी बात है। तारों में अपना खुद का प्रकाश होता है, ग्रह में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये भी सही बात है। ग्रहों में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये जो होते हैं सूर्य के प्रकाश या तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी है, नीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। चंद्रमा है, उसमें वो क्या बोलते हैं, शाम को जब भी हम देखते हैं उसको चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये सब में क्या है, लेकिन चंद्रमा याद रखिएगा ग्रह नहीं है, बड़े एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो उपग्रह है। लेकिन ये सब जितने भी हैं ग्रह उपग्रह, ये सब में खुद का प्रकाश नहीं होता है। होता क्या है कि कोई भी चीज़ हमें दिखाई कब देती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। ये पिछली क्लास में हमसे जो पढ़े हैं शायद उनको पता होगा कि कोई भी चीज़ हमें दिखाई तब देती है जब हमें प्रकाश कहीं पे पड़ता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है, तब वो चीज़ हमें दिखाई देती है। मतलब प्रकाश जाके किसी चीज़ से टकराता है और वो हमारी आंखों में आता है, तब वो चीज़ दिखाई देती है। मतलब समझना, दिन में हम देखते हैं तो हमें दीवार नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन रात में नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश नहीं होता तो वो दीवार से टकराता नहीं है, और टकराएगा नहीं, और उसके बाद हमारी आंखों में आएगा नहीं, तो हमें वो दिखेगा नहीं। इसी जगह अगर एक्सपेरिमेंट करना तो ये कर सकते हो कि टॉर्च जला के देखो, टॉर्च की रोशनी जिस जगह पड़ेगी उस जगह ज़्यादा नज़र आएगा, उस जगह की दीवार नज़र आएगी, लेकिन बाकी दूर दूर की जो है वो अंधेरी फिर नहीं नज़र आएगी। तो दीवार तो रात में भी है, बट होता क्या, जहाँ तक रोशनी पड़ती है उतनी रोशनी जितनी सरफेस में पड़ी वो रोशनी आके हमारी आंखों में आती है, वापस परावर्तित होकर वापस लौट के आती है। तो इसकी वजह से वो चीज़ नज़र आती है। तो ग्रहों में यही है, ग्रहों में खुद की रोशनी नहीं होती है। जो तारे होते हैं जैसे सूरज, इसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और परावर्तित होती है, तभी हम स्पेस से जब देखते हैं तो पृथ्वी नीली नज़र आती है, क्योंकि पानी इसमें तो एक तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है प्रकाश का परावर्तन। अब आगे देखते हैं, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, केवल हमारा तारा अर्थात सूर्य नहीं टिमटिमाता, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। अब ये टिमटिमाने का कंसेप्ट कहाँ से आया, मतलब टिमटिमाते क्यों हैं, ये समझिए।
रियल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो ऐसे ही जैसे सूरज है, पर होता क्या है वो बहुत दूर हैं। जब बहुत दूर होते तो उनका प्रकाश जब चलते हुए आता है हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उसमें होता ये है कि स्कैटरिंग होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और अपवर्तन पढ़ा होगा पिछली क्लास में 7 में, थोड़ा सा इंट्रो हल्का सा दिया था हमने, आप लोगों को पता होगा। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, और प्रकीर्णन भी होता है, स्कैटरिंग भी होता है, क्योंकि जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो बिखर जाता है प्रकाश। तो होता क्या है, माध्यम कैसे अलग अलग हुए, स्पेस से आ रहा है प्रकाश, मतलब निर्वात से, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है। वायुमंडल में क्या है, एयर, डस्ट, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो उनसे टकराते हुए तो 2 माध्यम हो गए, तो अपवर्तन भी हो रहा है और स्कैटरिंग भी हो रहा है। तो कभी प्रकाश हम तक ज़्यादा पहुंचता है, कभी कम, जैसे जिस हिसाब से वायुमंडल होगा, मतलब कहीं पे ज़्यादा घना होता है, कहीं पे कम घना होता है, तो उसके हिसाब से माध्यम में क्या हुआ, अंतर हुआ। एक सघन माध्यम हो गया, एक विरल माध्यम, और सघन माध्यम की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कहीं ज़्यादा डेंस होता है, कहीं कम डेंस होता है, तो उसके हिसाब से प्रकाश कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, तो तारा हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। सूरज के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूरज हमसे पास में है, तो इतना ज़्यादा उसमें नहीं हो पाता है। ये हो गया, तारे असंख्य हैं, ग्रह केवल 9 हैं। अब जैसे कि तारे असंख्य हैं, ये बताया जा चुका पिछली बार भी, अभी हमने पिछले उसमें बात किया है, तो तारों के बारे में बात हुई थी कि बहुत सारे तारे हैं। ग्रह हमारे 9 ग्रह बोले गए हैं, लेकिन 9 में भी अब कम कर दिए गए, 8 ग्रह रखे गए हैं। यम को हटा दिया गया है, अभी जल में ही मीटिंग हुआ था, ये 2000 के बाद ही अप्रॉक्सीमेट शायद 2006 में मीटिंग हुई थी, ये डेट मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद 2006 में मीटिंग हुआ, तो उसमें यम को हटा दिया गया। तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उसे ग्रह के नाम से हटा दिया गया। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, सूर्य की तुलना में ग्रह आकार में बहुत छोटे होते हैं। तारे आकाश में अपनी सापेक्ष स्थिति नहीं बदलते, यही चीज़ अभी हमने पहले बताया ही है कि तारे अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं। सापेक्ष स्थिति मतलब एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस नहीं बदलते, लेकिन ग्रहों में क्या होता है, ये परिक्रमा करते रहते हैं, तो ये इनकी स्थितियाँ लगातार बदलती रहती हैं। तारे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ग्रह की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अब ये जो है आगे बताने वाले हैं कि सौर परिवार में 9 ग्रह जो हैं उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ ऐसी जानकारी हैं जो आपका दिमाग हिला देंगी, तो समझें इसे। बुध, तो बुध के लिए बताया गया कि ये जो सूर्य से दूरी के बारे में बताया गया है, ये 10 लाख किमी पे बताया गया है, तो ये 58 लाख मतलब हो जाएगा, 58 लाख किलोमीटर दूर है। ग्रह का व्यास कितना है, 4880 किमी। घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर घूमना 58 दिन में घूम लेता है। परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में 80 दिन लग जाते हैं। उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आ सकता है, जीके में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो। और एक जगह चार्ट मिल गया तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार्ट ज़रूर आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि इससे बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुक्र 108 लाख किलोमीटर है, इसका जो व्यास है 12100 किलोमीटर है, 243 दिन लग जाते हैं इसको अपने अक्ष पे घूमने में। इसके अलावा 225 दिन लग जाते हैं इसको सूरज के चारों तरफ घूमने में। इसमें भी कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है हल्का सा समझ लीजिए। उपग्रह वे होते हैं जैसे कि तारे होते हैं, जैसे सूरज है, सूरज के चारों तरफ घूमने वाले क्या होते हैं, ग्रह। वैसे ही ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में सैटेलाइट। अब उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। अब प्राकृतिक कृत्रिम में क्या अंतर है, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राकृतिक जो होता है नेचुरल होता है, नेचुरल सैटेलाइट, और कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। प्राकृतिक में जैसे कि जो इंसानों ने ना बनाया हो, नेचुरली हमें चीज़ मिले, वो होती है प्राकृतिक। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है, तो ये है क्या रियल में, ये एक नेचुरल है सैटेलाइट। रीज़न, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है इसलिए ये उपग्रह है, और इसको इंसानों ने नहीं बनाया इसलिए ये प्राकृतिक है। लेकिन इसके अलावा भी चंद्रयान, हमने ये जितने भी ये सब बोलते हैं, चंद्रयान भेजे, जितने भी सैटेलाइट्स भेजे, ये सब आर्टिफिशियल या कृत्रिम है। क्यों,
क्योंकि ये भी ग्रह के चारों ओर घूमेंगी, वहाँ की डिटेल लेके हमें देंगी, हमारे साइंटिस्ट को देंगी। लेकिन ये क्या हैं, इनको इंसानों ने बनाया है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। पृथ्वी की बात कर लेते हैं। 150 लाख किलोमीटर दूर है, 12,800 इसका व्यास है। इसके अलावा 24 घंटे में घूर्णन हो जाता है, इसीलिए 24 घंटे का दिन होता है। परिक्रमण काल 365 दिन है और इसका उपग्रह एक है। अगर इसमें करेक्शन करें तो एक छोटा सा करेक्शन ये हो सकता है कि इसमें जो दे रखा है 365 दिन सूरज के चारों ओर घूमने का, ये सही में होता है 365 दिन 6 घंटे। ये 6 घंटे जो होते हैं ये काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। आपको पता होगा कि लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और वो हर 4 साल बाद होता है। उसका रीज़न यही होता है, ये 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे भी एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये 6 घंटे होते हैं, ये 4 बार जुड़ करके 24 घंटे बना लेता है, जो कि एक दिन बन जाता है एक्स्ट्रा। वही फरवरी में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें कि 28 के जगह 29 दिन होते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि पृथ्वी जो होती है सूरज के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो 365 दिन नहीं, 365 सही 1/4 दिन लेती है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। बाकी मंगल का दिया हुआ है बृहस्पति, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कैसे पढ़ना है वो हम बता चुके हैं कि सूर्य से दूरी दे रखी है और इसके अलावा ग्रह का व्यास दे रखा है, किस पैरामीटर में मतलब किस यूनिट में मेज़र करना वो दे रखा है कि 10 लाख बोला गया, मतलब 58 लाख 108 लाख इस तरह से बोलना है। और किमी में दे रखा है, यानी कि व्यास जो है उसमें जितना भी बोला है उसके आगे किलोमीटर लगा देना है। और घूर्णन काल क्या होता है, घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। अगर ये घूर्णन गति नहीं पता है तो हल्का सा हम दे रहे हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। देखिए साइंस में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कारण यही है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आपको भी हो जाए कन्फ्यूजन, क्योंकि साइंस समझने वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, शब्द क्या बोल रहे हैं, उनका मतलब क्या है वो क्लियर करते रहिए बस। 8 तक से बेसिक क्लियर होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो काम की हैं वो अभी 9th 10th में फिर दोबारा रिपीट होंगी सब। बट वहाँ दिक्कत क्या होती है, टीचर उतना डिटेल नहीं बताता क्योंकि सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। अब बच्चे मतलब समझते नहीं हैं और शर्म की वजह से पूछते भी नहीं। ये नहीं टीचर बताना नहीं चाहता है, बच्चा पूछता ही नहीं है क्योंकि लगता है कि हम पूछेंगे बेइज्जती होगा। इसलिए अभी अगर जो समझना है तुरंत पूछ लें। थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं लेकिन हर चीज़ का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिखते तो आप लोग अभी तक आए हो, बचपन से लिख ही रहे हो, कॉपियाँ भर रहे हो, फ़ायदा क्या मिला। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन करना। होता क्या है, मेन चीज़ होता है अक्ष क्या हो गया, ये सब चीज़ों को एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेंगे। घूर्णन भी घूमना होता है और किसी चीज़ का चक्कर लगाओ तो उसे भी घूमना बोलते हैं। तो अंतर समझ लीजिए उसमें, तब ये इसका समझ में आएगा पूरा। अगर किसी लड़के को कह दिया जाए कि पार्क के चारों ओर चक्कर लगाना, एक कोई गोल पार्क है उसके चारों तरफ दौड़ के चक्कर लगाने हैं, तो अगर एक चक्कर वो मार रहा है पार्क के चारों, तो उसने एक वृत्त बनाया। वृत्त तो पता ही होगा, सर्कल ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा। तो एक वृत्त टाइप का उसने चक्कर लगाया, तो इसे बोलते हैं वृत्तीय गति। लेकिन घूर्णन गति में होता है कि जैसे घर का पंखा, इसके बीचों बीच में देखा होगा जहाँ मोटर लगी होती है, बीचों बीच में एक रॉड लगा रहता है। अब होता क्या है, पंखा घूमता है तो केंद्र से एक अक्ष खींच लिया जाता है। ये जो है जहाँ रॉड लगी हुई है, जिससे जो छत से और पंखा जो जॉइंट होता है वो रॉड की बात कर रहे हैं, जो लोहे की छड़ होती है। ये अक्ष से बीच में जुड़ा हुआ है, यानी इसको अगर चाहें तो हम इसे अक्ष मान सकते हैं। अब पंखा पूरा घूमता है लेकिन कहीं दाएं बाएं भागता नहीं है, वो अपने अक्ष के ही चारों तरफ घूम रहा है, मतलब रॉड के ही चारों तरफ घूम रहा है। अब एक चीज़ हो सकती है कि कभी रॉड घूमता है कभी रॉड नहीं घूमता। जैसे गाड़ियों में, कभी 4 व्हीलर गाड़ी लीजिए, उसमें क्या होता है, एक साफ्ट लगा रहता है। साफ्ट मतलब वही रॉड, साफ्ट लगी होती है, पहिया गोल गोल घूमता है, उसके साथ साफ्ट भी घूमता है कहीं या नहीं भी घूमता होगा, अलग अलग जगह रहती हैं। कहीं साफ्ट घूमती है कहीं नहीं घूमती। पंखों में जैसे साफ्ट नहीं घूमती, रॉड नहीं घूमता, सिर्फ वही। तो इसे बोलते क्या है, मेन चीज़ इस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। जब कोई चीज़ कहीं भागे भूगे ना, वहीं पे रहे, बस अपने अक्ष के चारों तरफ घूमे। तो पृथ्वी दोनों गति करती है, अपने अक्ष के परिता भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। तो चारों तरफ जो लगा रही है वो वृत्तीय गति एक तरह से हो जाती है, क्योंकि इनका जो पाथ होता है एक तरह से देखा जाए तो वृत्तीय पाथ होता है। कुछ ग्रह होते हैं दीर्घ वृत्ताकार लगाते हैं, पर मैक्सिमम वृत्ताकार रहते हैं। और घूर्णन गति यही होता है कि अपने अक्ष के चारों, तो ये जो पोल हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये इसके
यहाँ से होता हुआ माना जाता है अक्ष, और उसी के चारों ओर ये परिक्रमा करती है, तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको घूर्णन गति समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं घूर्णन गति सब नहीं समझते और ये आगे जाके बहुत दिक्कत करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जितना भी चार्ट है ये पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। बाकी नोट्स टाइम टाइम पे देते रहेंगे, वीडियोस भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, लेकिन हाँ, जो सही प्रॉब्लम है वही बताइए। सिर्फ टाइम पास ना करिए कि फालतू में परेशान करने के लिए बोल दें कि नहीं सर ये समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पूछो, बट प्रॉब्लम रियल बताओ कि कहाँ समझ नहीं आ रहा, दिक्कत क्या, तो हम दोबारा बताएंगे, बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं। बट सीधा बहुत बच्चे हैं बोल देते समझ में ही नहीं आ रहा। तो बेटा समझ में ही नहीं आ रहा मतलब क्या नहीं आ रहा है? कुछ पॉइंट होंगे या कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर टॉपिक के नाम बताओ, वो टॉपिक बताए जाएंगे। इसके अलावा किताबें ले लो, क्योंकि जब तक दोबारा अपने मन से एक बार किताब नहीं पढ़ोगे तब तक वैसे भी कोई नहीं मदद कर सकता। किताबों से पढ़ने की आदत डालिए। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।